नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजेश चौधरी। स्वागत है एक बार फिर से आपका फिजिक्स गुरु डॉक्टर आरसी सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं रे ऑप्टिक्स थ्योरेटिकल क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आईआईटी, नीट, 11, 12, आरपीएससी और यूपीएससी, तो आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर वीडियो में आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जो है उनका सॉल्यूशन मिलेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर वीडियो। 11वां क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या कह रखा है, किसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक ऑब्जेक्ट पीस है वस्तु के समीप जो रखा हुआ है, और 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस आई पीस जो आंखों के पास है। इन दोनों के मध्य की जो दूरी है, डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर है। किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पीस से कितना दूर रखा जाए कि फाइनल इमेज जो बन रही है, पहली कंडीशन कह रहा है कि क्लियर बननी चाहिए 25 सेंटीमीटर में, और दूसरी कह रहा है धुंधली बननी चाहिए अनंत पे, और साथ में आपको कह रहा है कि दोनों कंडीशन में इसका मैग्निफिकेशन निकालना है। दोस्तों क्वेश्चन बड़ा लेंदी है, तो इसीलिए हम इसको एक अलग स्लाइड के ऊपर में सॉल्व करेंगे। देखिए आपको क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। हमने कहा कि एक हमारे पास में कोई भी एक इस प्रकार से कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। एक हमने मुख्य अक्ष खींच दी इसमें। यहां पर क्या करेंगे, एक लेंस बना देंगे ऑब्जेक्ट पीस जिसकी फोकल लेंथ FO ये आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। यहां पर हमने एक आई पीस बनाया। आप लोगों को थ्योरी में कंप्लीट बता चुका हूं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो आई पीस होता है, अभिनेत्रक लेंस होता है, वो हमेशा बड़े साइज का होता है। फोकल लेंथ ज्यादा होती है, पावर कम होती है इसकी, और इसकी फोकल लेंथ जो है FE ये दे रखी है 6.25 सेंटीमीटर, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपके पास में है 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दे रखा है क्लियर, ये हो गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए। इस अभिदृश्यक से ये जो ऑब्जेक्ट पीस है, यहां से ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखा जाए कि फाइनल इमेज एक बार तो सही बन रही है और एक बार धुंधली बन रही है। तो हमने एक काम कहा, मान लिया वस्तु को यहां रखा गया। अब देखिए यहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा UO, साइन कन्वेंशन वगैरह सब यूज करेंगे इसमें, ठीक है। और आपसे ये कह रहा है कि पहली कंडीशन के अंदर में ऑब्जेक्ट जो है उसका इमेज जो बन रहा है वो 25 सेंटीमीटर पे बन रहा है। अब आप खुद देखिए, दोनों लेंस के बीच का गैप है 15 सेंटीमीटर, तो जो फाइनल इमेज बनेगी 10 सेंटीमीटर इस साइड बनेगी। तो हमने यहां पर एक काम किया, इसको एक्सटेंड कर दिया, और यहां पर कोई भी एक फाइनल इमेज बन रही है। ये अंतिम प्रतिबिंब है, फाइनल इमेज लिख देता हूं मैं इसमें, फाइनल इमेज, ओके। अब देखिए फाइनल इमेज इससे है, आई पीस से, तो इसका जो डिस्टेंस होगा हमारे पास VE इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर है। साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी अभी यूज करेंगे इसमें। अब बच्चा बोले सर मुझे सॉल्व कैसे करना है। आपको देखो UO की वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्ट इस पे हिट नहीं करना है। आपको क्या करना है, आई पीस से डाटाज निकालते हुए यहां तक पहुंचना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आई पीस को यूज करेंगे जिसको आप अभिनेत्रक लेंस कहते हो। यानी मैं यहां लिख देता हूं, फॉर द आई पीस, आई पीस जिसको आप अभिनेत्रक कहते हो इसमें, क्लियर, हिंदी में आप बना सकते हो इसको। अब इसमें आपको 2 डाटास दे रखे हैं, फाइनल इमेज और इसकी फोकल लेंथ। आपको U की वैल्यू निकालनी है, तो मैं एक छोटा सा काम करूंगा। लेंस फॉर्मूले को यूज करने से पहले साइन कन्वेंशन, VE की वैल्यू लेफ्ट साइड में है इससे, तो -25 सेंटीमीटर हो गई है, ठीक है। F की वैल्यू जो है, फोकल लेंथ जो कॉन्वेक्स लेंस की होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, तो प्लस हो गया हमारे पास 6.25 सेंटीमीटर। अब U की वैल्यू निकालनी है मुझे, UE की वैल्यू, और साफ आपको बताया कि UE की वैल्यू लेफ्ट साइड में ही बनेगी इसमें, तो इसको मैं माइनस यूज कर लेता हूं। हालांकि जो चीज कैलकुलेट करते हैं उस पर साइन कन्वेंशन मत लगाओ, आंसर माइनस में आ जाएगा। मैंने यहां लगा दिया ताकि पॉजिटिव में आंसर आ जाए मेरा इसमें, ठीक है। चलिए लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/FE इज इक्वल्स टू 1/VE माइनस 1/UE। वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/FE की वैल्यू है 6.25, 1/VE की वैल्यू है -25, माइनस ये बन गया हमारे पास 1/ कितना आएगा, -UE लिख देता हूं क्योंकि ऑलरेडी माइनस ले चुका हूं मैं, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, प्लस बन गया, इसको यहां शिफ्ट करो। देयरफॉर 1/UE इज इक्वल्स टू 1/6.25
प्लस करके 1/25। अब आप एलसीएम ले लो, इससे यूई की वैल्यू आ जाएगी 1/ue इज इक्वल्स टू, देखिए एलसीएम लोगे तो आपके पास में 25 ही आएगा। कारण क्या है, 6.25 को 4 से मल्टीप्लाई करो 25 आएगा। इसको डिवाइड किया तो ये बन गया 4, प्लस इससे डिवाइड करोगे 1, 5/25 कैंसिल आउट कर दो 1/5। तो हमारे पास में यूई की वैल्यू आएगी 5 सेंटीमीटर। अब कई बार बच्चा बोलता है सर प्लस में कैसे आ गई, माइनस में आनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं माइनस यूज कर चुका हूं। अगर आप यहां पर माइनस यूज नहीं करते तो ये वैल्यू माइनस आती। इसका मतलब इसकी जो फाइनल इमेज बन रही है 5 सेंटीमीटर इस साइड बन रही है। अब देखिए ये जो इमेज ऑब्जेक्ट है ये इसकी इमेज है, इसका प्रतिबिंब है। तो आपको पता है कि उत्तल लेंस में यहां पर मैंने एक वस्तु रखी हुई है, और साफ हमें पता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट एफ और 2f के बीच रखी जाती है। एफ और 2f के मध्य अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका जो इमेज बनेगा वो उल्टा बनेगा। तो इसका मतलब इसकी इमेज इसका ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। ये रहा हमारे पास में, ये वैल्यू निकाल दी हमने यूई। अब यूई 5 सेंटीमीटर आया, तो इसके लिए तो ये वस्तु का काम कर रही है ऑब्जेक्ट, पर इसके लिए इमेज का काम कर रही है। तो यहां से लेकर यहां तक ये वीओ कहलाएगा। अब वीओ की लेंथ कितनी है, 15 में से 5 माइनस कर दिया, तो ये जो वैल्यू मैंने लिखी है वीओ, ये आपके पास में कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। अब आप खुद देख लो, एफ ओ की वैल्यू है, वीओ की वैल्यू है, यूओ की वैल्यू निकाली, साइन कन्वेंशन लेके निकाल सकते हो। अब बारी आएगी ऑब्जेक्ट पीस की, तो हम लिखेंगे फॉर ऑब्जेक्ट पीस, अभिदृश्य के लिए ऑब्जेक्ट पीस इस लेंस के लिए यूज करते हैं। तो पहले तो वैल्यूज लिख देते हैं। एफ ओ आपको रखिए 2 सेंटीमीटर, पॉजिटिव रहेगा, और यूओ की वैल्यू निकालनी है तो वो मेरे पास में आएगा माइनस में। वीओ की वैल्यू राइट साइड में है तो पॉजिटिव बनेगी, तो प्लस में आएगा आपके पास में 10 सेंटीमीटर, ये भी प्लस है। अब लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/FO इज इक्वल्स टू 1/VO माइनस 1/UO। वैल्यू पुट कर देते, 1 ये बन रहा है 2 सेंटीमीटर का, इज इक्वल्स टू 1/VO 1/10 बन गया, माइनस 1/ माइनस UO कर दिया, ये हो जाएगा हमारे पास। इसको शिफ्ट करो इस साइड में, तो 1/UO इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/10 हो गया। एलसीएम कितना आएगा, 10 आ गया। 10 को डिवाइड करो इससे, ये बनेगा 5 माइनस 1, 4/10। तो UO इज इक्वल्स टू हो गया आपके पास में 10/4, कैंसिल आउट कीजिए, इट विल बी 2.5 सेंटीमीटर। अब आप खुद देख लो, वस्तु को 2.5 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं ऑलरेडी माइनस ले चुका हूं। और आपको मैंने प्रिंसिपल पहले ही बताया था कि किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट जो होता है वो एफ और 2f के मध्य रखा जाता है। तो ए वाले का आंसर क्या, मैं उसको अप्रोप्रिएट लिख देता हूं, यानी जो वस्तु है ऑब्जेक्ट, वस्तु को 2.5 सेंटीमीटर पर रखना होगा। बच्चा बोले सर क्यों, अगर आपको फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट विजिबल चाहिए, फाइनल इमेज यानी न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने, इसके लिए आपका जो वस्तु है वो 2.5 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। तो पहला जो पार्ट है उसका हमने आंसर निकाल दिया। अब लगे हाथों देखिए, आवर्धन क्षमता भी पूछ रहा आपसे, ये पूछ रहा है मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन भी निकाल देते हैं। मैग्निफिकेशन जो बनेगा हमारे पास में, उसकी जो वैल्यू आएगी दोस्तों, कैसे देखिए, m इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला बनता है VO/UO 1 प्लस D/FE, ये फॉर्मूला। हमेशा ध्यान रखना यहां पर मॉड आएगा, अगर माइनस की वैल्यू है तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो m इज इक्वल्स टू, आप खुद देखिए VO की वैल्यू कितनी है आपके पास में, VO यानी ऑब्जेक्ट पीस के लिए, तो VO आपके पास में कितना है, देखो 10 सेंटीमीटर। UO की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2.5 हो गया। 1 प्लस D होता है 25 डिवाइडेड बाय FE IP 6.25, तो ये बना 6.25। ओके, ये कटेगा इससे, तो m इज इक्वल्स टू, ये कटा तो 4 आया, ये कटेगा 4 आएगा, प्लस 1 5, यानी m इज इक्वल्स टू कितना आया 20। क्या मतलब निकला, आपको पता है इस चीज का, इसका मतलब यह है कि जो साइज ऑब्जेक्ट का था उससे 20 गुना चीज बड़ी करके ये दिखाएगा, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को, वस्तु को कहां पर रखा हुआ है, 2.5 सेंटीमीटर पे।
अब हम दूसरी चीज को यूज करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि अगर मान लो फाइनल इमेज ऐसी जगह बने जो इनविजिबल है, हमें दिखे ही नहीं, तो अब हम इसको एक अलग से फिर स्लाइड के ऊपर करेंगे। लेंथी क्वेश्चन है काफी ये, तो हमने इसका बी पार्ट लिया। ये हमारे पास में ए पार्ट था, मैं मेंशन कर देता हूं इसमें, ये ए पार्ट था। अब हम बात कर रहे हैं बी पार्ट की। देखिए सेम डायग्राम बनाएंगे पर थोड़ा सा डिफरेंट। ये आपके पास में हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष हो गई। इसमें आपने यहां पर एक ऑब्जेक्ट पीस बना दिया, तो मैं इस बार थोड़ा सा जल्दी लिखूंगा इसमें 2 सेंटीमीटर, क्योंकि लगभग लगभग सारी चीजें हम समझ चुके हैं। यहां पर हमारे पास में एक आई पीस बनेगा जिसको हम कहेंगे एफ ई, 6.25 सेंटीमीटर है। आपसे ये कह रहा है कि वस्तु को कहां रखा जाना चाहिए। मैंने कहा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, दैट इज यूओ। ये बन गया हमारे पास। फाइनल इमेज कैसा हो, अंतिम प्रतिबिंब ऐसा हो कि यहां से देखूं तो सीधी लाइनें निकले इसमें। अब सीधी लाइनें निकलने का मतलब क्या है, लाइन मिलेंगी नहीं। लाइन मिलेंगी नहीं इसका मतलब क्या होगा, अंतिम प्रतिबिंब जो बनेगा वो अनंत पे। मैं इनको रब कर रहा हूं दोनों लाइंस को। तो आप कहोगे फाइनल इमेज दिख नहीं रहा इसके अंदर में, तो इसको ऐसे बनाया जा सकता है। ये यहां से बन गई लाइट हमारे पास, ठीक है। और एक लाइट जो है इसको मैं ऐसे बना देता हूं, यहां से जा रही है, ऐसे निकाल दिया मैंने। क्लियर। तो एक आइडिया के लिए बनाई ये चीज मैंने, ताकि आपको यह पता चल जाए कि भैया दोनों लाइटें मिल ही नहीं रही है। इसका मतलब यू आई पीस जो है ये माइनस इनफाइनाइट है लेफ्ट साइड के अंदर। तो सेम तरीका यहां से चलते हुए यहां आना आपको। इसमें पहले ये निकालना, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां था, वो ऑब्जेक्ट इसका इमेज होगा, फिर आपको यू की वैल्यू निकालनी। सेम पैटर्न है पर डाटा चेंज होंगे। सबसे पहले फॉर आई पीस के लिए बात करेंगे, जिसको हम कहेंगे अभिनेत्रक के लिए, यहां के लिए। तो देखिए यूई की वैल्यू हो गई माइनस इनफाइनाइट, दिख नहीं रहा इसमें। एफ ई की वैल्यू हमारे पास में है प्लस में रहेगी 6.25 सेंटीमीटर। ओके, अब हम निकालेंगे यूई की वैल्यू। माइनस होगी साइन कन्वेंशन से, क्योंकि लेफ्ट साइड में रखी जाएगी। लेंस फॉर्मूला यूज करो, 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वीई माइनस 1 अपॉन यूई हो गया। तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन एफ ई 6.25, 1 अपॉन वीई जो है वो है माइनस इनफाइनाइट, माइनस 1 अपॉन माइनस यूई। 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, माइनस माइनस कट गया, तो यूई की वैल्यू आई आपके पास कितनी, 6.25 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या है कि इसके लिए जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वो 6.25 सेंटीमीटर पे था। यहां पर ये ऑब्जेक्ट था हमारे पास, तो जिसको हमने कह दिया यूई। ओके, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसका इमेज है, इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास होगी वीओ। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, 15 में से 6.25 निकालना है, तो पीछे हमारे पास में कितना बन जाएगा, लगभग बन जाएगा 8.75। तो यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8.75 सेंटीमीटर। अब देखो एफ है, वी है, यू निकालना आपको इसमें। अब इस बार हम ऑब्जेक्ट पीस यूज करेंगे। फॉर ऑब्जेक्ट पीस, ऑब्जेक्ट पीस जिसको आपने कहा अभिदृश्य के लिए, सारी वैल्यूज लिखेंगे हम इसमें। यूओ कैलकुलेट करना है, लेफ्ट साइड में माइनस हो जाएगा, वीओ पॉजिटिव हो जाएगा राइट साइड में, दैट इज 8.75 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो ऑब्जेक्ट पीस की है पॉजिटिव होगी, इट विल बी 2 सेंटीमीटर। लेंस फॉर्मूला यूज करके आप यहां से यूओ की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या बनता है देखिए, 1 अपॉन एफओ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वीओ माइनस 1 अपॉन यूओ। 1 अपॉन एफओ 2 सेंटीमीटर, 1 अपॉन वीओ 8.75 माइनस 1 अपॉन माइनस यूओ हो गया, कट गया आपस में ये हमारे पास। इसको यहां शिफ्ट करो, 1 अपॉन यूओ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 8.75। एलसीएम ले डालते हैं इसमें। एलसीएम कितना आएगा, डबल कर लीजिए आप इसको, या फिर एक काम करो, आपको शॉर्ट तरीका बता दूं थोड़ा सा इसको सॉल्व करने का। देखो पॉइंट हटाए, डबल जीरो लग गई इसमें, 25 से काट दो आप, 4 हो गया, 25 3 75, 12 बच गए, 5 हो गया हमारे पास 35। अब इजी हो जाएगा आपके लिए। एलसीएम कितना आएगा, 70 हो गया। 70 में इसको भाग लगाओ 35, 70 में आप 35 का भाग लगाओ, 2 यानी हो गया 8 हमारे पास में।
तो 1/UO की वैल्यू जो है नीचे तो रहेगा 70 और ऊपर 35 में से 8 गए तो लगभग आपके पास 27 बन जाएगा इसमें। क्लियर? रिवर्स कर दीजिए तो UO की जो वैल्यू आएगी वो बन जाएगी 70/27। अब 70/27 ये आपको काटना पड़ेगा तो लगभग हमारे पास में ये कितना आएगा 54। 3 बार जा नहीं रहा, 2.59 के आसपास आएगा लमसम। तो ये हो गया हमारे पास में 2.59 सेंटीमीटर। अब देखो आप कहोगे सर पिछली बार जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वो 2.5 पे रखा हुआ था, इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो 2.59, यानी यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू 2.59 है। तो हम यहां ये लिख सकते हैं कि वस्तु को, ऑब्जेक्ट जो है, वस्तु को लेंस से 2.59 सेंटीमीटर पर रखा जाएगा तभी फाइनल इमेज जो है वो इनविजिबल रहेगी इसमें। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास। अब साथ में एक चीज आवर्धन क्षमता भी कैलकुलेट करनी है आपको। अब आवर्धन क्षमता हमारे पास में कितनी बनेगी देखिए, इनविजिबल के लिए सेम वही फॉर्मूला है VO/UO, बस अंदर वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी जो अपन सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए यूज करते हैं। ये हो जाएगा D/FE, जो पिछली बार प्लस हो रहा था वो नहीं आएगा। M = VO कितना है आपके पास में, V हो गया 8.75 और UO जो आपके पास में है वो कितना है 2.59, ये बन गया हमारे पास 2.59। मल्टीप्लाई करके D की वैल्यू हो गई 25 और FE की वैल्यू जो हमारे पास में है ये निकल जाएगी 6.25। अब देखो आप चाहो सॉल्व कर दो, ये 00 हो जाएगा, 25 से काट लो 25 हो गया और ये हो गया 100, फिर काट लो ये आपके पास में 4 आ जाएगा। अब M = 8.75, 8.75 को 4 टाइम्स करते हैं तो लगभग देखो ये 3, 32, 35 के आसपास आ जाएगा आपके पास, लगभग 35 डिवाइडेड बाय 2.59। अब 35 को 2.59 से आपको डिवाइड करना है तो लमसम आएगा 13.51 के आसपास, 13.51। अब देखो आवर्धन क्षमता निकली 13.51, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसको लगभग ये 13.5 गुना करके दिखाएगा। पिछली बार कितना दिखा रहा था 20 गुना। क्यों? क्योंकि वहां पर इमेज जो बन रही थी वो 25 सेंटीमीटर पे बन रही थी, यहां पर इनफाइनाइट पे बन रही है यानी 13.51 गुना करके दिखाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना लेंथी था, 11वां क्वेश्चन आपके पास में। तो दोनों के पार्ट्स जो हैं वो हमने कर लिए हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास में आता है नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। क्या दे रखा है देखिए, 2.5 सेंटीमीटर के सामान्य निकट बिंदु का कोई व्यक्ति ऐसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, फिर आगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसका अभिदृश्यक ऑब्जेक्ट पीस जो है वो है 8 मिलीमीटर फोकस दूरी तथा नेत्रिका जो आई पीस है वो है 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उपयोग करके अभिदृश्यक से यानी ऑब्जेक्ट पीस से 9 मिलीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का सुस्पष्ट फोकसित इमेज प्राप्त करता है। दोनों लेंसों के मध्य पृथक्करण की दूरी क्या होगी? पिछले क्वेश्चन में दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा था और ऑब्जेक्ट पीस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा। इस बार वो दे रखा है आपको और आपको दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ लिया, साथ में पूछा है कि इनकी आवर्धन क्षमता कितनी होगी। कोशिश करते हैं यहीं पर सॉल्व करने की, नहीं तो स्लाइड पलटेंगे इसमें। देखिए क्या दे रखा है, मान लो ये हमारे पास में है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष हो गई, इसमें एक ऑब्जेक्ट पीस यहां रख दिया हमने और आई पीस जो है उसको हमने यहां रख दिया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पीस की जो फोकल लेंथ है वो आपको दे रखी है जिसका अभिदृश्यक 8 mm है, ध्यान रखना ये mm में दे रखा है इसमें। ओके, आई पीस जो है वो दे रखा है आपको 2.5 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ओके, फिर आपसे कह रहा है ऑब्जेक्ट पीस से 9 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ यहां पर, यानी 8 mm का तो FO है तो उससे ज्यादा है, तो कंडीशन वही है F और 2F के बीच रखा हुआ है, यानी UO की वैल्यू दे रखी है आपको। तो मैं यहां लिख देता हूं UO जब भी जरूरत पड़ेगी -9 mm ले लेंगे, और mm है तो क्यों ना लगे हाथों इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें, 10 का भाग लगा देंगे
0.9 mm। ओके, FO की वैल्यू भी दे रखी है 8 mm, तो लगे हाथों इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं, 0.8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये सेंटीमीटर है, ध्यान रखना यहां, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद FE की वैल्यू दे रखी है आपको, FE ये ऑलरेडी आपके पास में सेंटीमीटर में ही है, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मांग क्या रहा आपसे, ये आपसे कुछ नहीं कह रहा है, आपसे कह रहा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए। देखिए सिंपल सी चीज, इसका पहला इमेज इधर बनेगा यहां कहीं पर, मान लिया हमने यहां इमेज बन रहा है। अब ये जो इमेज बनेगा इससे जो डिस्टेंस होगा इसका VO होगा हमारे पास, ठीक है। और ये जो भी इमेज बनाएगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये ऑब्जेक्ट है इसके लिए, जिसको हम कहेंगे UE। ओके, ये हो गया हमारे पास में। यानी लेंथ अगर निकालनी है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, इन दोनों की वैल्यूज निकाल के प्लस करनी पड़ेगी, ठीक है। सेम चीज आपको देखो क्या दे रखा है, आपको यहां पर कह रहा है ये कि भैया इसकी वैल्यू है मेरे पास में, यानी UO की वैल्यू है 0.9। ओके, U दे रखा है, F दे रखा है, V की वैल्यू हम निकाल सकते हैं लेंस फॉर्मूले से। तो पहले बात करेंगे ऑब्जेक्ट पीस के लिए, यानी मैं यहां लिख देता हूं ऑब्जेक्ट पीस के लिए, ऑब्जेक्ट पीस की बात करते हैं, ठीक है। अभिदृश्य के लिए वैल्यूज सब लिखी हुई आपके पास, साइन कन्वेंशन आपके सामने है, फॉर्मूला लगाएंगे 1/FO इज इक्वल्स टू 1/VO माइनस 1/UO। वैल्यू पुट कर देते हैं 1/FO, तो ये वैल्यू आपके पास है 1/0.8। ओके, V की वैल्यू हमारे पास में जो है ये कैलकुलेट करनी है, VO माइनस 1/U की वैल्यू माइनस में आएगी, माइनस 0.9। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ये इस साइड जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा, तो आप ये कह सकते हो 1/VO जो है इज इक्वल्स टू 1/0.8 माइनस 1/0.9। एलसीएम ले डालो आप इसमें, उसका सबसे बेस्ट तरीका है ऐसे 10 लगा लीजिए आप इसमें। 1/VO इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा आपके पास में 72, ये बन गया 90, ये बन गया आपके पास 80। तो कितना बना आपके पास ये 10/72। प्यारे बच्चों VO इज इक्वल्स टू आया 72/10, इट विल बी 7.2 सेंटीमीटर। अब आप खुद कह सकते हो ये वैल्यू आ गई मेरे पास में 7.2 सेंटीमीटर। क्लियर, ये आ गया इसमें। अब रिमेनिंग पार्ट जो है वो निकालना है। अब आई पीस के लिए एक चीज क्या कह रखी है कि सुस्पष्ट फोकसित प्राप्त करता है, इसका मतलब इसकी जो फाइनल इमेज बन रही है वो 25 सेंटीमीटर पे बन रही है, तो आपको इसका इमेज भी दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखी है, यू निकालना है। अब हम निकालेंगे ये आई पीस के लिए, आई पीस के लिए। आई पीस के डाटास देखिए आपके पास, FE की वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव बन जाएगा हमारे पास। आपको UE की वैल्यू निकालनी है तो साइन कन्वेंशन में माइनस बोल देता हूं मैं। इसका जो इमेज बनेगा वो इसी साइड बनेगा, तो इसके लेफ्ट साइड बन रहा है तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास में ये VE इज इक्वल्स टू -25 सेंटीमीटर। ओके, लेंस फॉर्मूला यूज करके पुट करनी है और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 1/FE 1/VE माइनस 1/UE, ठीक है। वैल्यू डाल देते हैं 1/2.5 1/-25 माइनस 1/-UE, कैंसिल आउट हो गया आपस में। इसको यहां शिफ्ट करो, 1/UE इज इक्वल्स टू 1/2.5 प्लस करके 1/25। अब देखो ये हट गया, 10 बन गया हमारे पास, इक्वल्स टू कितना आएगा, ये हो जाएगा 25 एलसीएम और ऊपर हो गया 11। UE की जो वैल्यू है आपके पास में ये बनेगी 25 डिवाइडेड बाय 11। देख लेना इसमें कहीं करेक्शन नहीं हो, इसमें मेरे ख्याल से कोई गुंजाइश नहीं है करेक्शन की इसमें। इसको काटोगे 11 दूनी 22 हो गया, 3 बच रहा है तो 2 हो गया हमारे पास 8 यानी 7। तो आप कहोगे UE की जो वैल्यू आई आपके पास में इट विल बी 2.27 सेंटीमीटर। अब देखिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको, आपके पास ये वैल्यू भी आ चुकी है, कितनी है 2.27, माइनस में इसलिए नहीं आई है क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले माइनस मान चुका हूं उसको। अब आपसे पूछ रहा है ये इन दोनों के बीच में पृथक्करण कितना है, सेपरेशन, तो सेपरेशन आप निकाल सकते हो,
यहां लेंथ निकालनी है तो मैं इतने से भाग में कर देता हूं, देखो छोटे से भाग में यहां पर यहां लिख देता हूं मैं। लेंथ कितनी हो जाएगी आप खुद कहोगे, L इज इक्वल्स टू, ऐड कर लो इनको, ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 9.47 सेंटीमीटर, ये हो गया इसमें। अब आपसे पूछ रहा है कि आवर्धन क्षमता बताइए, मैग्निफिकेशन बताना। फाइनल इमेज जो बन रही है वो एज अ डिस्टेंस पे बन रही है 25 सेंटीमीटर पे, तो इसकी जो आवर्धन क्षमता बनेगी मैं यहां लिख देता हूं, M इज इक्वल्स टू VO अपॉन UO, और ये हो जाएगा 1 प्लस D अपॉन FE, ये बन जाएगा। अब इसकी वैल्यू जो है मैं नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट कर देता हूं, जगह यहां पर नहीं है इसलिए। तो देखिए आप कहोगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन की आवर्धन क्षमता कितना बन जाएगा, ये देखिए M इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमारे पास में है VO अपॉन UO, और फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे बन रही है 1 प्लस D अपॉन FE, ये बन गया। इसमें चेक करते हैं अब सारी वैल्यूज पुट करने के लिए। M इज इक्वल्स टू VO की वैल्यू कितनी है, देखिए VO आपके पास में जो निकला है वो 7.2 सेंटीमीटर है, तो हम यहां पर लिख देंगे 7.2। ओके, UO की वैल्यू की बात करें, UO कितना था हमारे पास में, U देखो यहां लिखा हुआ इसमें ऑब्जेक्ट, ये आया आपके पास में ये रहा UO कितना है 0.9 हुआ आपके पास में, देखो 0.9 दूर रखा हुआ था इसमें, तो ये बन जाएगा आपके पास में 0.9, 1 प्लस D होता है 25, FE की वैल्यू जो आईपीस हमारे पास है वो 2.5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये हो जाएगा 2.5। अब सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा वो आपकी वैल्यू, पॉइंट से पॉइंट हट गया, M इज इक्वल्स टू, ये कट जाएगा 9 8 जा 72, 1 प्लस पॉइंट हट गया 0, और ये 10 बार कट जाएगा इसमें 1 प्लस 10, तो M इज इक्वल्स टू 8 इंटू 11, इट विल बी 88। क्या मतलब हुआ, ये जो हमारे पास में कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये किसी भी ऑब्जेक्ट को लगभग 88 टाइम्स, 88 गुना जो है वो कर देगा। तो दोस्तों ये आपके पास 12वां क्वेश्चन जो था इसका मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कर दिया। सेम चीज आपके पास में 11वें में थी, सेम चीज 12वें में थी, पर 11वें के अंदर में 2 कंडीशन है और 12वें के अंदर में एक ही कंडीशन की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13वां देखिए आपके सामने क्या दे रखा है, क्वेश्चन 13 में किसी छोटी दूरबीन टेलीस्कोप की बात कर रहा है कि अभिदृश्य की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट पीस की, नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर आई पीस, दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी होगी ये बताना है, और अभिदृश्य के नेत्रा के बीच में पृथक्करण, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है। मैं छोटा सा एक डायग्राम बनवाता हूं आपको, देखिए किस प्रकार से होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को रिवर्स कर दीजिए, जो ऑब्जेक्ट पीस था वो आई पीस कर दो, आई पीस से ऑब्जेक्ट पीस कर दो, ये टेलीस्कोप बन जाएगा। यानी किस प्रकार से, अगर ये मेरे पास में एक इस प्रकार से प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष, यहां पर एक मेरे पास में लेंस रखा हुआ है, यहां पर मैंने दूसरा लेंस रखा है। अब आप खुद अंदाजा लगा दो पिछली बार क्या हो रहा था, ऑब्जेक्ट पीस जो था अभिदृश्यक साइज छोटा था और अभिनेत्रक का साइज बड़ा था, यहां उल्टा हो गया, ऑब्जेक्ट पीस अभिदृश्यक तो बड़ा है साइज में और अभिनेत्रक आई पीस छोटा है इसमें, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ की बात करें FO, ये आपको दे रखा 144 सेंटीमीटर, मान ली बात इसमें। इसकी बात करते हैं तो ये आपके पास में FE जो है ये है 6 सेंटीमीटर। ये पहले तो पूछ रहा है आवर्धन क्षमता बताइए और इन दोनों के मध्य का डिस्टेंस बताइए। देखो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, आपको पता है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो इनफाइनाइट पे होता है, वो लाइट को इसके फोकस बिंदु पे एडजस्ट करेगा और वहीं से इसको ऑब्जेक्ट मिलेगा और फिर ये फाइनल इमेज बनेगा। तो इसमें देखिए मैग्निफिकेशन की बात करता हूं, आवर्धन क्षमता, तो ये हमारे पास में होता है FO अपॉन FE, मैं मॉड में ले रहा हूं इसमें, प्लस माइनस में नहीं ले रहा इसमें, ये बन जाएगा FO की वैल्यू जो है 144
डिवाइडेड बाय एफ ई हुआ आपके पास 6। अब कैंसिल आउट कर दो इसको, 6 2 जा 12, 24, 6 4 जा, यानी आवर्धन क्षमता कितनी होगी 24। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपके पास में टेलीस्कोप है इसका मैग्निफिकेशन 24 टाइम्स है। जब किसी आप चीज को देखोगे तो वो 24 गुना ज्यादा चीज दिखाएगी आपको, ठीक है। दूसरी चीज क्या पूछ रहा है, इन दोनों के मध्य का सेपरेशन कितना है, यानी लेंथ पूछ रहा है आपसे टेलीस्कोप की। लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इज इक्वल्स टू एडिशन ऑफ देयर फोकल लेंथ, दोनों की फोकस दूरियों का जोड़ होगा, यानी एफ ओ प्लस एफ ई। एफ ओ की वैल्यू आपके पास 144 प्लस ये बन गया 6 इज इक्वल्स टू हो गया 150 सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इज 150 सेंटीमीटर। क्लियर, छोटा क्वेश्चन था, ज्यादा कोई दिक्कत वाला नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रखा है। किसी वैधशाला, जो आपने देखा होगा कि वैधशाला के अंदर में जो म्यूजियम होता है, जहां पर जैसे जंतर मंतर हुआ, वहां पर बड़े टेलीस्कोप रखे जाते हैं। उसमें वैधशाला में विशाल दूरबीन टेलीस्कोप की अभिदृश्य की फोकस दूरी, ऑब्जेक्ट पीस देखो 15 मीटर फोकल लेंथ का लेंस है, ओके। 1 सेंटीमीटर फोकस दूरी की नेत्रिका आई पीस प्रयुक्त की गई है, तो दूरबीन का कोणीय आवर्धन कितना होगा। कोणीय आवर्धन का मतलब क्या हुआ, एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात कर रहा है। एंगुलर मैग्निफिकेशन तो बड़ा इजी है, मैं ए पार्ट यहां कर रहा हूं, बी पार्ट अपन नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर करेंगे। देखिए आपको ये क्या कह रखा है, एफ ओ की वैल्यू दे रखी है 15 मीटर, मान ली बात। एफ ई की जो वैल्यू है वो आपके पास में है 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर को तो मीटर में बदलना पड़ेगा, 1/100 मीटर हो जाएगा हमारे पास। क्लियर, आपको निकालना एंगुलर मैग्निफिकेशन, तो अल्फा यानी कितने एंगल पे आप उसको देख रहे हो, फाइनल इमेज जो आपकी बन रही है वो कितने एंगल पे बन रही है, वो मैग्निफिकेशन के इक्वल है। तो आप कहोगे एंगुलर मैग्निफिकेशन, एम अल्फा कह दूं मैं आपके लिए, ये बन जाएगा आपके पास में एफ ओ डिवाइडेड बाय एफ ई। ये बन गया 15 डिवाइडेड बाय 1/, ये बन जाएगा 100। तो आप खुद देखिए, डबल जीरो आ जाएगी ऊपर, 1500। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन जो बना इसका वो बना कितना 1500। ये तो एक सिंपल सी चीज थी। असली चीज बी पार्ट में। अब क्या कह रहा है, अब इसी दूरबीन से हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हमने इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन निकाला, कितना बड़ा करके दिखाएंगे, फिर उसके बाद में चंद्रमा का अवकलन करने की बात कर रहा है। अवलोकन यानी हम किसको देख रहे हैं, चांद को देख रहे हैं, मान ली बात इसमें किया जाए तो अभिदृश्यक ऑब्जेक्ट पीस लेंस द्वारा निर्मित चंद्रमा की जो इमेज है उसका डायमीटर क्या होगा। ठीक है, चंद्रमा का एक्चुअल डायमीटर दे रखा है और उसका ऑर्बिट दे रखा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम सॉल्व करते हैं इसको, कैसे देखिए बी पार्ट। चंद्रमा को अगर मैं किसी टेलीस्कोप में देखूंगा तो वो मुझे कैसा दिखाई देगा और किस प्रकार से। मैंने कहा मान लो ये आपके पास में वो लेंस है, मैं लेंस को यहां बनाता हूं, देखो ये छोटा सा लेंस बना दिया हमने, क्रॉस सेक्शन व्यू दिखा रहा हूं मैं आपको, ये ऑब्जेक्ट पीस है, ऑब्जेक्ट पीस अभिदृश्यक कहोगे जिसको आप इसमें। ठीक है, ये हो गया। अब चंद्रमा जो है वो मान लो यहां है, ये रहा चंद्रमा, वास्तव में ये रहा चंद्रमा। ठीक है, अब चंद्रमा से इमेज जो बनेगी वो कैसे बनेगी, देखो यहां से हमने काम किया, ये लाइट आई ऐसे, थोड़ा सा मैंने आपको ज्यादा बना दिया, इस टाइप से छोटा बनाया तो ये मान लिया हमने, ये हमारे पास में कोई भी चंद्रमा है, ऐसे बन गया इसमें। ठीक है, अब चंद्रमा से जो लाइट आएगी वो ऐसे यहां बनी हमारे पास ऐसे, ये, और दूसरी जो लाइट आएगी वो ऐसे बनेगी इसमें ऐसे, ये यहां से बन जाएगी। क्लियर, यानी क्या हो रहा है, मून से जो लाइट आ रही है इस जगह पे फोकसित होगी और यहां पर एक छोटा सा इमेज बन जाएगा, और वो जो छोटा सा इमेज बनेगा वही आपका चंद्रमा का इमेज होगा। अब यहां क्या हो रहा है देखिए, ये तो आपके पास में है वास्तविक चंद्रमा, वास्तविक चंद्रमा, रियल मून, और ये आपके पास में क्या है, आभासी चंद्रमा है। मतलब वो मून जो आप टेलीस्कोप में देख रहे हो। अब आपको इतना पता है कि ये एंगल जो है वो और ये एंगल सेम है, इसको मान लो थीटा मान लेता हूं, और इसको मैंने क्या कह दिया, थीटा। अब देखो ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक ये डायमीटर हो गया मून का, जिसको डी मान लिया,
यहां से लेकर यहां तक ये डायामीटर है इस मून का जो मुझे दिख रहा है इसमें, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक ये हो गया मेरे पास में इसका रेडियल पाथ, आर कह दिया मैंने इसको, त्रिज्यीय पथ। और यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, ये फोकल लेंथ है। जो लेंस हमारे पास में उसकी फोकल लेंथ हो गई इसमें ऑब्जेक्ट पीस की, तो ये मेरे पास में हो गई इसकी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट पीस। अब मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करेंगे, छोटी क्लासों में आप यूज करते थे कि भाई थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, यानी कोण बराबर होता है हमारे पास में चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको देख ले, ये होता है हमारे पास में आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। अब आपको पता है ये दोनों एंगल सेम है, तो इसका मतलब इसका आर्क और रेडियस का रेशियो, इसके आर्क और रेडियस का रेशियो सेम होगा। तो आप ऊपर वाले से यहां से अगर वैल्यू निकालें तो मैं यहां लिख देता हूं थीटा इज इक्वल्स टू आर्क कितना है, डी जितना मान लिया मैंने इसमें, डिवाइडेड बाय आर कह दिया। आर मैंने थोड़ा स्टाइल में लिख दिया, इसको ऐसे है। अब सेम चीज इसके थीटा की बात करते हैं हम इसमें, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, आर्क जो है वो हमारे पास में डी डैश हो गया और फोकल लेंथ कितनी हो गई, एफ ओ। अब ये दोनों एंगल तो सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि डी अपॉन आर इज इक्वल्स टू डी डैश अपॉन कितना हो गया, एफ हो गया। निकालना क्या है इसमें, सेकंड वाले पार्ट में, द डायमीटर ऑफ द मून इज दिस, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून फॉर्म, यानी इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका व्यास कितना होगा, डी डैश निकालना है। तो डाटास को सब एक साइड ले जाते हैं, डी डैश इज इक्वल्स टू डी अपॉन आर इंटू बन गया हमारे पास में एफ को, वैल्यू डाल देते हैं। डी क्या है, डायमीटर, मून का डायमीटर 3.48 10 की पावर 6, 3.48 10 रेज़ टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाय आर, आपके पास में जो दे रखा है रेडियल पाथ है इसके अंदर में, और ये ऑर्बिट है 3.8 10 रेज़ टू दी पावर 8, 3.8 10 रेज़ टू दी पावर 8। फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट पीस, ऑब्जेक्ट पीस जो है उसका फोकल लेंथ आपको दे रखा है 15 मीटर, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 15 मीटर। अब देखिए डिपेंड करता है कैलकुलेशन पे, आप कैलकुलेशन को किस प्रकार से सॉल्व करते हो, ये सारी चीज आपके सामने है। इनको डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूं। ये जो आंसर हमारे पास में बनेगा, ये टोटल वैल्यू देखिए कितनी बनेगी, ये लगभग आपके पास में आएगा 13 पॉइंट, देखो आप चाहो तो यहां से पॉइंट रिमूव करके कर सकते हो, 13.74 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू दी पावर -2 मीटर बन जाएगा ये। अब आप खुद देखो 13.74 10 रेज़ टू दी पावर -2 मीटर, अब 10 रेज़ टू दी पावर -2 मीटर जो है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास डी डैश इज इक्वल्स टू 13.74 सेंटीमीटर। क्या मतलब हुआ, जिस चंद्रमा की हम तारीफ कर रहे हैं, जिसका डायामीटर इतना है आपके पास में, यानी लाखों किलोमीटर के अंदर में, उसका जो इमेज हमें दिख रहा है उसका डायामीटर होगा 13.74 सेंटीमीटर, लगभग 13.5 सेंटीमीटर के आसपास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दे रखा है 15वें में, दर्पण सूत्र का उपयोग करते हुए मिरर फॉर्मूला यूज करना है। यह व्युत्पन्न करने के लिए कीजिए कि क्या करना है, पहला 4 चीजें, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, 4 क्वेश्चन है जिनके जवाब आपको देना। पहला क्या कह रहा है, किसी अवतल दर्पण की के F तथा 2F के मध्य रखे ऑब्जेक्ट का वास्तविक प्रतिबिंब 2F से दूर बनता है। तो हम एक काम करते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करके ही इनको कर देते हैं इसमें। तो पहले चीज को तो मैं यही सॉल्व कर देता हूं इसमें, बाकी को नेक्स्ट स्लाइड पे लेंगे। फर्स्ट में क्या कह रखा है, एक मेरे पास में अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण आप लोगों को कंप्लीट थ्योरी बता चुका हूं, साइन कन्वेंशन बता चुका हूं मैं इसमें। आपको यह कहना चाह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है F और 2F के मध्य रखी हुई है, तो मैं एक काम करता हूं, एक फोकल लेंथ F इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर वाला एक मैं अवतल दर्पण मान लेता हूं। इमेजिन कर दिया मैंने कि मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है। आपको बताया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है, तो -20 मान ली। F और 2F के मध्य ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, तो F 20 है तो 2F 40 होगा। 20 और 40 के बीच में कहीं एज्यूम कर लो, 30 सेंटीमीटर मान लेता हूं मैं। 30 सेंटीमीटर पे हमने रखा, माइनस हो गई। ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनना चाहिए, निकालना है, पर ये कह रहा है नहीं प्रूव करो 2F से दूर बनेगा।
f 20 लिया है तो 2f 40, 40 से ज्यादा आंसर आना चाहिए। चेक कर लेते हैं कितना आएगा। दर्पण फॉर्मूले को यूज करते हैं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यू पुट करें, 1/-20, 1/v प्लस 1/u की वैल्यू आपके पास में है -30। ये माइनस आ जाएगा, उधर जाएगा प्लस होगा। 1/v इज इक्वल्स टू -1/20 प्लस 1/30 इज इक्वल्स टू, एलसीएम कितना आ रहा है इनका, आप चाहो तो 60 लिख दो आप इसमें एलसीएम। ये हो जाएगा -3 प्लस 2 -1/60। अब आप खुद देख लीजिए, v इज इक्वल्स टू आ रहा -60 सेंटीमीटर। अब -60 कितना है, f आपके पास 20 था, 2f होगा 40। तो ये जो इमेज बन रही है आपके पास में, ये एक तरह से 2f और अनंत इनफाइनाइट के मध्य है, इन बिटवीन 2f एंड इनफाइनाइट। तो आप एक तरह से कह सकते हो अवे फ्रॉम द 2f है हमारे पास, ठीक है। ओके, पहला हो गया क्लियर। दूसरा, उत्तल दर्पण द्वारा, यानी कोई भी एक, इस बार इसने कॉन्वेक्स मिरर की बात कर ली है। उत्तल दर्पण द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है जो बिंब की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखो आप, इसमें इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। इसमें चेक कर लेते हैं कैसी बनेगी, इसको मैं समझाऊंगा डिटेल से आपको। देखिए, मान लिया, और ये किस चीज के लिए है, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण। ओके, चेक करते हैं इसमें। मान लिया ये हमारे पास में हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष हो गई, ठीक है। यहां पर मैंने एक उत्तल दर्पण बना दिया ऐसे, और पॉलिश करूंगा मैं इस वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को मैंने पॉलिश कर दिया। ओके, अब आपको पता है एफ इस साइड भी होता है, इस साइड भी होता है। मैंने यहां बना दिया एफ, ये बन गया मेरे पास 2f, और 2f जो होता है वो क्या होगा, c होगा मेरे पास कर्वेचर। ये बन गया मेरे पास f, और सेम इसको आगे बढ़ा के मैंने यहां लिख दिया 2f। कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखो, इतना आपको पता है, जो पॉलिश वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट है आभासी भाग, आभासी भाग हो गया, ठीक है। अगर इस साइड इमेज बन रही है तो वर्चुअल, और इस साइड इमेज बन रही है तो वास्तविक होगी, वास्तविक। अगर पॉलिश वाली साइड इमेज बनती है तो आप कहोगे आभासी, और बिना पॉलिश वाली साइड बन रही है तो वास्तविक। जैसे आप सुबह शीशे में चेहरा देखते हो तो प्रतिबिंब तो पीछे की साइड बनता है पॉलिश वाले भाग में, इसका मतलब वो आभासी बनेगा। अब मैंने कहा कहीं पर भी वस्तु, आपकी मर्जी आए जहां ऑब्जेक्ट रख दीजिए। तो u की वैल्यू मैंने एक काम किया, मैंने रख दिया 2f और f के मध्य, 2f और f के मध्य, इन बिटवीन यहां रख दिया। ओके, f की वैल्यू की बात करता हूं तो इसमें प्लस होती है वैल्यू f, u माइनस होगा हमारे पास। आपको v कैलकुलेट करना है, एज्यूम करेंगे हम, इसमें एजम्पशंस लेंगे इसमें, ठीक है। देखिए, मान लो मैंने f की वैल्यू वही 20 सेंटीमीटर ले ली, तो प्लस 20 सेंटीमीटर हो गया मेरे पास, ठीक है। अब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा f और 2f के मध्य, 20 और 40 के मध्य रखा, ये 30 सेंटीमीटर देता हूं, सेम वही चीज, 30 सेंटीमीटर। v निकालना है तो दर्पण फॉर्मूला यूज करो, 1/v इज इक्वल, सॉरी 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u हो गया, क्योंकि लेंस में माइनस आता है, दर्पण में प्लस आएगा। 1/f की बात करें 20, 1/v निकालना है मुझे, प्लस करके 1/u की वैल्यू जो बनेगी हमारे पास में वो है -30। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, उधर आएगा प्लस आएगा। 1/v इज इक्वल्स टू 1/20, और ये बन जाएगा प्लस 1/30। एलसीएम ले डालो, 1/v इज इक्वल्स टू, एलसीएम हो गया आपके पास में लगभग 60, 3 + 2 5/60, काट लो इसको, 1/12, तो v इज इक्वल्स टू होगा 12 सेंटीमीटर। अब देखिए v की वैल्यू प्लस आ रही है, अब प्लस आने का मतलब v इस साइड बनेगा 12 सेंटीमीटर पे, 12 सेंटीमीटर मतलब 20 सेंटीमीटर का f था, तो ये यहां बन जाएगी इमेज आपके पास। अब इसको मैं अगर रे डायग्राम में बताऊं, आपको साफ पता चल रहा है कि राइट साइड में बन रही है तो आभासी भाग में, तो वर्चुअल बनेगी इसमें। अब कई बार बच्चे कहते हैं कि सर इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट कीजिए। मान लो मैंने यहां ऑब्जेक्ट रखा है इसमें, ठीक है। अब इसका इमेज कैसे बनेगा, देखो सबसे पहली चीज
आपको पता है कि कहीं से भी लाइट आएगी तो इसको मैं सी से डायरेक्ट गुजार सकता हूं इसमें, ठीक है। एक तो देखो मैंने यहां से लाइट को ऐसे भेजा, ये भेजा लाइट, अगर ये पहले से पैरेलल है, समानांतर है, तो बाद में कहां से पास होगा, ये सी, ये एफ से पास होगा, ये ऐसे, मतलब ये यूं जा रहा था, यहां गया ये ऐसे, तो मैंने इसको डॉटेड डॉटेड करके बनाया, डॉटेड बना दूं, वरना आप कहोगे ये कैसे बना दिया इसमें, ये डॉटेड है लाइन। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर है लाइट पहले से, तो बाद में क्या हो जाएगी, एफ से गुजरेगी, आभासी होगी। अब सिंगल लाइट से तो इमेज बनती नहीं, दो लाइट चाहिए मुझे। अब बच्चा कहे दूसरी लाइट कहां से पास करूंगा मैं, दूसरी लाइट सीधी निकालूंगा मैं, कहां से, इस सी से, कर्वेचर से। अब आप खुद देखिए, जहां से ये दोनों लाइटें मैच कर रही है आपस में यहां पर मिली है, ये दोनों आपस में, ये दोनों यहां पर मैच कर रही है, तो देखो ये V बन गया आपके पास, V पॉजिटिव साइड में बना है और सीधा बना है, इसमें सीधा बना है, इसका मतलब क्या होगा, वर्चुअल होगा, वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब हो गया आभासी, ओके। स्ट्रेट है यानी इरेक्ट बना है इसके अंदर में, तो आप कहोगे सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है, और यहां से भी प्रूफ हो गया, तो बी पार्ट का हमारे पास, ठीक है। तीसरा क्या दे रखा है कि उत्तल दर्पण द्वारा सदैव आकार में छोटा प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच बनता। भाई देखो, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी इसी डायग्राम के अंदर बना दिया। तो सी पार्ट की मैं बात करता हूं, तो आप कह सकते हो बी वाले को देख लो भैया, भाग बी में चित्र में दर्शाया गया पूरा कंप्लीट, भाग बी में चित्र में जो जो जानकारी मांग रहा है दर्शाया गया है, रिप्रेजेंट कर रखा है, इसमें दर्शाया गया है। बच्चा बोले कैसे, क्या क्या मांगा है इसने, ये कह रहा है कि आकार में छोटा, देखो स्मॉलर इन साइज है, ऑब्जेक्ट से छोटा दिख रहा है, पहली चीज। दूसरी मांग रहा आपसे ये दर्पण के ध्रुव फोकस के मध्य बनता है, इन बिटवीन ओ एंड एफ, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर आपके पास, ओ और एफ के मध्य बन रहा है, क्लियर हो गई, सी पार्ट भी क्लियर। डी में क्या कर रहा है, अवतल दर्पण के ध्रुव, यानी अवतल दर्पण, सेम पहले वाला जो भाग था उसकी, अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के मध्य रखे बिंब का आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आप इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको इक्वेशन से और डायग्राम दोनों से बता दूं। तो मैंने कहा डी पार्ट में, यहां पर ये कह रहा है अवतल की बात कर लो, ओके। अवतल किसकी बात कर रहा है, दर्पण की बात कर रहा है इसमें, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। तो आप लोगों को चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन ए में बता रखा है, मैंने कोई भी अवतल दर्पण ले लिया 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का, माइनस होगा। अब ऑब्जेक्ट जो है वो 0 और एफ के बीच होना चाहिए, तो इन दोनों के मध्य में ले लिया 10 सेंटीमीटर ले लिया मैंने इसमें, 10 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में होगा, तो माइनस, आपको v की वैल्यू निकालनी है। अब किस साइड बनेगा चेक कर लेते हैं, इसके अंदर में देखो, आप कहोगे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, वैल्यू पुट कर दो, क्या बन जाएगा ये 1/-20, 1/v प्लस करके 1/-10। देखो ये माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस हो गया, 1/v इज इक्वल्स टू -1/20 प्लस 1/10, एलसीएम आ गया 20, ये बना आपके पास में -1, ये बना आपके पास में 2, तो कितना बन गया देखिए, ये आएगा आपके पास 1/20। तो आप कहोगे v इज इक्वल्स टू कितना आया 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर की बात करें तो ये मेरे पास में आ रहा है प्लस में, ठीक है, प्लस में आ रहा है। अब बच्चा कहे सर पता कैसे चलेगा, तो देखिए ये डायग्राम ध्यान से देखिएगा, अवतल दर्पण मैंने बनाया नहीं, मैं यहां बनाता हूं इसमें, ये हमारे पास में है प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। अवतल दर्पण जो बनता है वो इस प्रकार से बना दिया मैंने, ये बना दिया यहां पर, ये f ले लिया हमने, ये बन गया 2f, ओके। ऑब्जेक्ट हमने कहां रखी है, यहां रखी है इसमें। अब इसका इमेज का बना, साफ दिख रहा है देखो, +20 सेंटीमीटर है, यानी आभासी भाग में बन रहा है इस साइड में, तो चेक तो यहीं से हो गया आभासी, पर मैं डायग्राम की सहायता से ही बना दूं आपको। तो कैसे डायग्राम बनाएंगे, देखिए एक लाइन तो सीधी जाएगी, सीधी लाइन गुजरेगी कहां से, एफ से, ठीक है, पहला काम।
अब आप कहोगे सर सिंगल लाइट जो होती है वो कभी भी इमेज नहीं बना सकती, ये हो गया इसमें। अब आप कहोगे दूसरी लाइन कहां से पास होगी, दूसरी लाइन पास होगी से कर्वेचर से, ऐसे ही हो जाएगी और ये ऐसे कर्वेचर से। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहां से देखने पर क्या ये लाइट इस साइड मैच कर रही है? अब आप बोलोगे सर इस साइड तो कभी नहीं मिलेगी, तो इस साइड काल्पनिक रूप से बढ़ाना पड़ेगा मेरे को। मैं इसको आगे यहां से एक्सटेंड कर देता हूं ऐसे, और यहां से इसको एक्सटेंड कर दिया आगे ऐसे। तो देखो ये दोनों कहीं ना कहीं काटेंगी, मैं डॉटेड करके बना दूं, कहीं आपको फिर ये ना रहेगा नहीं ये तो वास्तविक बन गया भैया। ये लाइनें जो है ना ये डॉटेड लाइन है हमारे पास में, आभासी है। अब आप खुद देख लीजिए, जहां पर ये मिल रहा है ये बन गया प्रतिबिंब। अब सीधा बन रहा है तो साफ पता है कि सीधा बन रहा है तो कैसा होगा, आभासी होगा। मल्टीपल वेज हैं आपके पास में, इन चारों को अलग अलग तरीके से आप चेक कर सकते हो। इसमें मैंने आपको एक इक्वेशन से चेक कराया और साथ के अंदर में मैंने आपको एक डायग्राम जो है उसकी सहायता से ये चेक करा के बना दिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बड़ा सिंपल सा है। किसी मेज के ऊपरी पृष्ठ पर जड़ी एक छोटी कील को 50 सेंटीमीटर ऊंचाई से देखा जाता है। आपने देखा होगा आपके पास कोई टेबल है, इस टेबल पे कील लगी हुई है, आप इसको ऊपर से देख रहे हो, 50 सेंटीमीटर हाइट से हम इसको देख रहे हैं। मान ली बात, इसमें 15 सेंटीमीटर मोटे आयताकार कांच के टुकड़े को मेज की सतह के समानांतर पिन व नेत्र के मध्य रख दिया जाए। अब पहले तो आप उस पिन को देख रहे हो डायरेक्ट आई से, अब आप क्या कर रहे हो, पिन के ऊपर में एक ग्लास स्लैब रख दिया आपने, ग्लास की पट्टी का रख दी इसमें, उसकी मोटाई कितनी है हमारे पास में 15 सेंटीमीटर। अभी डायग्राम से बताएंगे इसको। फिर वापस देखा हमने तो अब आपको ये कह रहा कितनी दूर दिखाई देगी, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा 1.5। क्या उत्तर गुटके की अवस्थिति पर भी निर्भर करेगा? चेक कर लेते हैं इसमें। देखिए सॉल्यूशन करने बैठे तो इसका थोड़ा डायग्राम से आपको समझना पड़ेगा। क्या दे रखा है, ये हमारे पास में एक टेबल ले ली हमने ऐसे, ये रही टेबल। इसमें इस टेबल के ऊपर में ऐसे यहां पर कोई एक छोटा सा कांच का टुकड़ा रखा हुआ है इसमें, ठीक है। अब इसको आप हाइट से देख रहे हो, तो हाइट से देख रहे हैं तो मैं इसका ऐसा डायग्राम बना देता हूं। यहां पर एक जगह लाइट इकट्ठी हो रही है, यहां से मैं देख रहा हूं इसको, ठीक। ये मेरे पास में कितना है, ये है मेरे पास में 50 सेंटीमीटर, यहां लिख देता हूं 50 सेंटीमीटर हाइट से मैं इसको देख रहा हूं, ठीक है। ओके, ये हो गया, ये कील है वो, आराम से देख रहा हूं। अब मैंने क्या किया, 15 सेंटीमीटर का ग्लास का एक टुकड़ा रख दिया इसके बीच में, ऐसा ही एक ग्लास का टुकड़ा रख दिया यहां पर। वो ग्लास का टुकड़ा है कितना, 15 सेंटीमीटर का। ये देखो, ये आपके पास में बनेगा 15 सेंटीमीटर। ये हरे रंग से जो मैंने बॉक्स बनाया ना, ये ग्लास का टुकड़ा हो गया हमारे पास। अब साफ पता है पिछली बार एयर मीडियम में आप देख रहे थे तो जितनी उसकी गहराई थी उतनी दिख रही थी, पर अब आपको पता है बीच में एक मीडियम आ गया ग्लास। अब ये कभी भी यहां नहीं दिखेगा, तो बच्चा बोले सर ये दिखेगा कैसे, ये इस प्रकार से दिखेगा। देखो यहां से लाइट जो है वो डेविएट हो जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी, यहां से भी लाइट डेविएट होकर ऐसे मुड़ जाएगी। अब दोनों जहां पर ये टकराएंगी आपस में, यहां पर दिखेगा, ये आभासी है। देखो डॉटेड डॉटेड बना देता हूं मैं आपको, शंका शुभा नहीं रखनी कुछ भी दिमाग के अंदर में। यहां पर बनेगा ये, इसका इतनी ऊंचाई पे बन जाएगा। इसको हटा देता हूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ये ज्यादा बेटर है डायग्राम। अब ये कहना चाह रहा है कि भाई इससे हमें मतलब नहीं है, आप तो ये बताओ कि कितना शिफ्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। ओके, अब देखो यहां से लेकर यहां तक ये मेरे पास में डी थी, वास्तविक गहराई, एक्चुअल डेप्थ 15 सेंटीमीटर गहरा था। म्यू दे रखा है, एपेरेंट डेप्थ आभासी गहराई कितनी हो जाएगी, ये जो है डी डैश, ये मुझे निकालना है। इसमें जो पहले 15 सेंटीमीटर दिख रहा था उस टुकड़े को रखने से पहले 15 सेंटीमीटर की ग्लास स्लैब रखूं तो अब कितना गहरा दिखेगा। तो आप लोगों को डेंसर से रेयर और रेयर से डेंसर मीडियम के मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं और खूब सारे थ्योरीज बता रखी है, नहीं तो ऐप के अंदर में सारा मसाला दे रखा है। आप जिस किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका ऐप में कोर्स परचेस कीजिए, ये सारे फंडे जो है वहां पर दे रखे हैं। क्या दे रखा है उस चीज के अंदर में कि म्यू जो होता है हमारे पास में ये बनेगा डी अपॉन डी डैश। डी क्या है, वास्तविक गहराई, एक्चुअल डेप्थ। डी डैश क्या है, एपरेंट डेप्थ, आभासी गहराई। म्यू की वैल्यू आपके पास है 1.5, वैल्यू डाल देते हैं 1.5।
डी जो आपके पास है 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय डी डैश, डी डैश इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 1.5, इट विल बी 10 सेंटीमीटर। क्या मतलब हुआ कि डी डैश जो है वो 10 सेंटीमीटर होगा। 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, यहां से 10 सेंटीमीटर नीचे दिखेगा, जो 15 सेंटीमीटर थी वो 10 सेंटीमीटर दिखेगी। इसका मतलब विस्थापन कितना हुआ, शिफ्ट कितनी हो जाएगी, विस्थापन जो होगा डिस्प्लेसमेंट वो आपके पास में है 15 में से 10 माइनस कर दिया, इट विल बी 5 सेंटीमीटर। यानी आप कहोगे 5 सेंटीमीटर ऊपर की ओर विस्थापित हो जाएगा, ऊपर की ओर विस्थापित हो जाएगा। द नेल विल शिफ्ट 5 सेंटीमीटर अपवर्ड डायरेक्शन। इसमें क्लियर? तो 16वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैंने आपको करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें दे रखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दो सेक्शंस आपको दे रखे हैं। चित्र में अपवर्तनांक 1.68, ये एक ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहा है। 1.68 के तंतु कांच से बनी किसी प्रकाश नलिका लाइट पाइप का अनुप्रस्थ परिच्छेद दर्शाया गया है। क्रॉस सेक्शन व्यू दे रखा हमें। नलिका का बाहरी आवरण एक्सटर्नल, ये जो क्लैडिंग दे रखी है 1.44 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पदार्थ का बना है। नलिका के अक्ष से आपतित किरण के कोणों का परिसर, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए चित्र में दर्शाए अनुसार नलिका के भीतर TIR होना चाहिए, वैल्यू निकालनी। देखिए मैं आपको बता रहा हूं ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इस डायग्राम को थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे हम अलग से बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। देखिए आपको क्या दे रखा है, एक ऑप्टिकल फाइबर जो है वो इस प्रकार से दे रखी है, तो मैं ऐसे ही बना दूं। ये ऑप्टिकल फाइबर हो गई हमारे पास में। इस ऑप्टिकल फाइबर के बाहर का जो पार्ट दे रखा है ये वाला, ये जो क्लैडिंग का पार्ट है ये वाला, इतना सा क्लैडिंग कह दिया। यहां से भी ये जो पार्ट दे रखा है इसको हमने क्या कह दिया, ये क्लैडिंग हो गया हमारे पास। ठीक है, यहां पर कह रहा है कि मान लो कोई भी एक लाइट जो है वो ऐसे इंसिडेंट होती है, ये एक्सिस बना दी मैंने यहां पर ऐसे, ये एक्सिस बन गई। अब एक लाइट यहां से इंसिडेंट हुई ऐसे, ठीक, यहां से इंसिडेंट होने के बाद थोड़ी सी बेंड हो गई, ये बेंड होती हुई दिख रही है आपको। देखो बेंड होने के बाद में यहां पर हमारे पास में एक नॉर्मल है अभिलंब, जिसको अभी हम बनाएंगे। यहां से लाइट आई ऐसे वापस TIR होते हुए जा रही है इसमें। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ वही पार्ट लेना है जो हमारे काम का है इसमें। ठीक, डायग्राम तो बहुत लंबा चौड़ा है इसमें। ये नॉर्मल है, अभिलंब हो गई इसमें। आपको चीज क्या दे रखी है, ये एंगल हमारे पास में I है, ये R दे रखा है, ये एंगल इसने I डैश बोल दिया। ये वाला जो पार्ट है जिसको हमने कोर पार्ट कहा है, इसके अंदर कोर कहते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है 1.68। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्लैडिंग जो है 1.44 है, ये वाला पार्ट जो कवर 1.44, क्लैडिंग लिख देता हूं मैं इसमें, ये हमारे पास में है क्लैडिंग आवरण 1.44। अब आपसे कह रहा है इस एंगल की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये TIR हो। तो आप लोगों को पता है सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है तो उसके लिए क्रांति कोण मान लेते हैं। मैं ये मान लेता हूं इसमें कि लेट्स माना की अब I डैश जो है वो क्रांति कोण से ज्यादा है। अब यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिटिकल एंगल की सहायता से निकालेंगे। तो हमें पता है क्रांति कोण की वैल्यू, तो मैं I डैश कह देता हूं इसको, क्रांति कोण के इक्वल ले लेता हूं इसमें। तो ये मेरे पास में हो जाएगा इसमें साइन इनवर्स 1/μ। अब देखिए म्यू की वैल्यू है, कोर से क्लैडिंग के अंदर में जा रहा है, तो हमें पता है कि साइन की वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा नहीं होती, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल्स टू साइन इनवर्स। तो बड़ी वैल्यू नीचे आएगी, छोटी वैल्यू ऊपर आएगी, तो आप ऐसे लिख सकते हो 1.44 डिवाइडेड बाय 1.68। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर सकते हो भाई, 1.44 और 1.68 इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी वो साइन इनवर्स में हमारे पास में कितने पे रहेगी। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, तो ये बन जाएगा मेरे पास में
साइन इनवर्स लगभग देखिए ये है 1.4 और ये आपके पास 1.68, तो लमसम ये जाएगा 0.8 के आसपास, 0.8751 लिख देता हूं इसमें। अब साइन में 0.8751 वैल्यू जो है ये लगभग 60 डिग्री के आसपास है, पर इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास में वो आएगी 59 डिग्री। तो मैं ये कह सकता हूं आई डैश की वैल्यू मेरे पास में आई है 59 डिग्री। क्या मतलब हुआ, ये वाला जो एंगल है ये 59 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए तभी TIR होगा। अब अगर इसको मैंने 59 बोल दिया है तो पहले मैं निकालूंगा R, क्योंकि मुझे यहां तक पहुंचना है इसमें, ठीक है। अब मैं इस R की वैल्यू निकालूंगा तो R इज इक्वल्स टू कितना आएगा, ये देखिए ये ट्राइंगल दिख रहा है त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180, उसमें से अकेला ये 90 है, तो इन दोनों का जोड़ हमारे पास में कितना होगा 90। तो R वैल्यू होगी हमारे पास में 90 माइनस आई डैश, 90 माइनस आई डैश की वैल्यू हो गई आपके पास 59, तो ये बन जाएगा 31 डिग्री। तो देखिए R की वैल्यू आई आपके पास में 31 डिग्री, ये जो R है ये 31 डिग्री। अब इस R की मदद से हमें क्या करना, I की वैल्यू निकालनी है। ये जो पॉइंट है इसको मैं O नाम देता हूं। अब इस O पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे, बाहर की साइड में तो है मीडियम एयर और अंदर की साइड में है कोर, तो हम कहेंगे बिंदु O पर यानी एट पॉइंट O यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ को अगर मैं यूज करूं तो स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, न्यूमेरिकल वाला जो मैंने बताया, साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर। ओके, म्यू वन बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर है तो 1 मान लिया मैंने इसमें, साइन आई वैल्यू निकालनी है मुझे, म्यू टू कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68, साइन आर, आर की वैल्यू 31, तो साइन 31 डिग्री। आई की वैल्यू निकालनी है मुझे तो मैं साइन आई लिख देता हूं इज इक्वल्स टू 1.68 इंटू बना मेरे पास में साइन 31। अब हम क्या करेंगे, साइन 31 की जो वैल्यू है उस साइन 31 की वैल्यू को यूज करेंगे। तो आप लोगों को पता साइन 30 वैसे होता है हमारे पास में 1/2 यानी 0.5 के आसपास, 31 है तो 0.5 से थोड़ी सी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, ये लमसम आपके पास में आएगा 0.51 के आसपास। मैं लिख देता हूं 1.68 मल्टीप्लाई 0.5150 के आसपास वैल्यू। अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे आपको पता 1/2 है तो उसका आधा आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास में आएगा लगभग 0.8652। अब देखो ये वैल्यू किसकी है, साइन आई की, तो आप कहोगे साइन आई इज इक्वल्स टू 0.8652, आई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये आप नेचुरल साइन की टेबल में से इसकी वैल्यू देख सकते हो 8685। अब आपको 0.8685 की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है कि साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास में √3/2। तो देखो जैसे ये था 87 तो ये हमारे पास में 86 की वैल्यू है, तो ये लमसम वैल्यू जो आएगी हमारे पास कितनी आएगी, 60 डिग्री के आसपास। तो आप कहोगे ये जो आपके पास में एंगल है, जिस एंगल से लाइट को फेंकेंगे, इंसिडेंट करेंगे, वो आपके पास में कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा इसमें। अब इसका बी पार्ट जो दे रखा है, यदि पाइप का बाहरी आवरण ना हो यानी जो क्लैडिंग है इसको रिमूव कर दें यानी इसकी जगह एयर हो जाए, तो आपसे पूछा है कि आपके आंसर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैं यही सॉल्व कर देता हूं इसको। देखिए इसमें बी पार्ट में क्या कह रहा है, ये कह रहा है बाहर एयर है, तो सबसे पहले एक छोटा सा काम करते हैं। यहां पर हमने कहा कि मान लो ये हमारे पास में क्रांति कोण है, जैसा हमने बी पार्ट के अंदर में ए पार्ट में माना था कि ये क्रिटिकल एंगल हमारे पास, फिर उसके बाद में वैल्यू जो आई यहां की वो आई हमारे पास 60 डिग्री। तो मैंने कहा मान लो ये क्रांति कोण है और बाहर जो एयर मीडियम है क्लैडिंग की जगह, तो क्या बन जाएगा मेरे पास में, मैं क्रांति कोण निकाल देता हूं, C इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/μ। अब बाहर तो एयर है तो पिछली बार तो हमने क्लैडिंग अपॉन कोर करके निकाला था, इस बार एयर है तो सिर्फ और सिर्फ कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काम आएगा, तो साइन इनवर्स ये बन जाएगा, म्यू की वैल्यू हमारे पास में है 1/1 पॉइंट हो गया 68। अब देखिए 1/1.68 को हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद में यहां से एंगल निकालना है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास एंगल बनेगा वो लगभग 36.5 डिग्री आएगा। तो आप कहोगे
ये जो एंगल हमारे पास में क्रांतिक कोण है, क्रिटिकल एंगल है, वो कितना होगा 36.5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये एंगल निकालना है इसके अंदर, ये वाली एंगल। ठीक है, आप चाहो तो यहीं से अपना आंसर बना सकते हो इसमें। अब अगर मैं इस आर की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, वही सेम चीज 90 माइनस सी। 90 में से आपने इस क्रांतिक कोण को माइनस कर दिया 36.5, तो कितना बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा 53.5 डिग्री। 53.5 डिग्री। अब आप खुद कह सकते हो कि क्रांतिक कोण की वैल्यू हमारे पास ये है और आर की वैल्यू आ रही है 53.5। पिछली बार देखिए, अब यहां मैंने जो लिखा था इसमें, यहां पर मेरे पास में क्रांतिक कोण का मान जो था वो कितना था 59, और आर की वैल्यू थी मेरे पास 31, यानी 59 है। और यहां पर जो मेरे पास में वैल्यू निकली है, ये वैल्यू जो आई है मेरे पास में, ये कितनी आ रही है 53। तो आप कहोगे इस कंडीशन में भी क्या होगा, TIR होगा। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू जो आपके पास में आ रही है, ये वैल्यू इससे बड़ी है, या फिर आप कह सकते हो कि 59 डिग्री जो है वहां तक TIR पॉसिबल होगा, जबकि हमारे पास जो एंगल है वो 53.5 है। तो इस कंडीशन के अंदर में भी क्या होगा, TIR पॉसिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दोस्तों, देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में कह रखा है किसी कमरे की एक दीवार पर लगे विद्युत बल्ब का किसी बड़े आकार के उत्तल लेंस द्वारा 3 मीटर दूरी पर स्थित सामने की दीवार पर प्रतिबिंब प्राप्त करना है। यानी एक ऑब्जेक्ट की इमेज हमें लेनी है, इसके लिए उत्तल लेंस की अधिकतम फोकस दूरी क्या होगी, व्हाट इज द मैक्सिमम फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। दोस्तों यहां पर एक छोटा सा कंसेप्ट छुपा हुआ है, उस फंडे को आपको पकड़ना है। क्या, देखिए मैं डायग्राम की सहायता से समझाता हूं। मान लो हमने कहा कि ये हमारे पास में कोई भी एक ऐसी दीवार की बात कर रहा है, इसमें ये दीवार हो गई इसमें। ठीक है, साथ में क्या कह रखा है, किसी कमरे की एक दीवार पर लगे विद्युत बल्ब का किसी बड़े आकार के उत्तल लेंस द्वारा 3 मीटर दूरी पर स्थित सामने की दीवार पर प्रतिबिंब प्राप्त करना है। यहां पर हमारे पास में एक बल्ब लगा रखा है इसमें, ये बल्ब हो गया। ठीक है, अब इन दोनों दीवारों के बीच का जो गैप है वो आपको कितना दे रखा है, 3 मीटर दे रखा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसके बीच में कहीं पर भी एक उत्तल लेंस रखना है, ऐसे रखना है कि इसका जो इमेज है वो यहां बन जाए। आपको बताना है कि उसकी फोकस दूरी क्या होनी चाहिए। मान लिया हमने कहीं पर भी यहां पर उत्तल लेंस रख दिया ऐसे। अब फंडा समझना, यहां से जब लाइट जाएगी ऐसे, यहां से ऐसे गई लाइट इसमें, ऐसे गई। अब यहां से लाइट यहां फोकसित करवानी है हमें इसमें, यहां से एक लाइट को इस जगह फोकसित करवाना। तो आप खुद कहोगे लाइट यहां से आई ऐसे और यहां पर इस टाइप से फोकस करवा। देखिए ये आपके पास में है इसकी वस्तु, ऑब्जेक्ट, यहां पर बनाना हमें इसका प्रतिबिंब। ये मैंने एक आपके सामने डायग्राम बना दिया, ध्यान से देखिएगा। करना क्या है, इस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो एक छोटा सा फंडा है इसके अंदर में, किसी भी उत्तल लेंस के लिए किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु और प्रतिबिंब के मध्य की जो दूरी है वो हमारे पास 4f होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 4f। यानी इन दोनों के मध्य की दूरी मैक्सिमम से मैक्सिमम, देखो मेरे वर्ड को याद रखना, अधिकतम से अधिकतम 4f होनी चाहिए। अगर इनके बीच का डिस्टेंस 4f से ज्यादा है तो आप कहोगे प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनेगा। तो इसका मतलब सिंपल सी चीज है, मैं ये कह सकता हूं इसमें कि वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, प्रतिबिंब के लिए उत्तल लेंस के लिए क्या होना चाहिए, इनके मध्य की जो दूरी है वो आपके पास होनी चाहिए 4f। और इसमें ये कह रहा है कि ये दूरी आपके पास 3 मीटर की है, 3 मीटर की हो गई। ठीक है, अब मुझे f निकालना है तो f इज इक्वल्स टू 3/4 मीटर होना चाहिए। अब 3/4 मीटर 0.75 मीटर हो गया। और सेंटीमीटर की बात करें तो f इज इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर। तो आप एक सिंपल सी चीज कहोगे कि ये जो लेंस हम यूज कर रहे हैं इसकी मैक्सिमम फोकल लेंथ जो आपके पास में है f मैक्सिमम, इट शुड बी 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। क्लियर, ये क्वेश्चन का हमारे पास आंसर।
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या दे रखा है। देखिए इसमें क्या रखा है, किसी पर्दे से किसी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 90 सेंटीमीटर की दूरी पर है। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दो अलग अलग स्थितियों पर रखा जाता है, जिससे दो अलग अलग इमेज बनते हैं। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सा फंडा है। देखिए ऑप्टिकल बेंच का ये प्रैक्टिकल है, 11वीं क्लास के अंदर में आता है। उसमें लेंस की दो अलग अलग पोजीशन रख के हमें किसी भी एक वस्तु की दो अलग अलग प्रतिबिंब बनाने पड़ते हैं। तो हमने एक काम किया, ये हमारे पास में जो है इसको मैंने प्रिंसिपल एक्सिस कह दिया, मुख्य अक्ष हो गई। यहां पर लेंस की कोई एक पोजीशन रख देता हूं मैं इसमें। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए क्या हुआ, यहां से एक लाइट आई, इसको मैंने ऑब्जेक्ट कह दिया। यहां से एक लाइट ऐसे जाएगी स्ट्रेट, ठीक, पहली पोजीशन की बात कर रहा हूं। ये एफ पे पास होगी ऐसे, ये एफ पे पास होगी, ठीक है। अब आप कहोगे यहां से दूसरी लाइट जाएगी ऐसे, देखिए सेंटर से, और जहां पर ये इसको टच करेगी ये पहला प्रतिबिंब बन जाएगा। तो मैं कह देता हूं कि ये पर्दा है हमारे पास में, ये स्क्रीन हो गई, ठीक। तो ये पोजीशन नंबर 1 बन गई इसमें, ठीक। ऐसे लाइट आई थी ए से बी के लिए, ऐसे यहां पर इस प्रकार से पहली इमेज बन गई I1। ओके, अब यहां से आपको 20 सेंटीमीटर शिफ्ट करना है, इसको इस साइड शिफ्ट किया तो दूसरा इमेज बन जाएगा। तो मैं इसको अलग कलर से बना दूं, मान लो इसकी मैंने दूसरी पोजीशन यहां शिफ्ट कर दी ऐसे, ये हो गया। बस इतना ध्यान रखना, इन दोनों के मध्य का जो डिस्टेंस है वो आपके पास में 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है। स्मॉल डी कह सकते हो आप इसमें। स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ लेंस। पहली चीज क्लियर। अब यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो इसको मैं इसी ग्रीन कलर से ले लूं, यहां तक तो सेम रहेगा। अब यहां के बाद क्या होगा, ये ऐसे ऐसे जाएगा इसमें। इसकी फोकल लेंथ कहीं पर भी यहां बने कहीं भी बन सकती है इसमें, ठीक। तो मैंने यहां से पास करके इसको ऐसे ले लिया, ये हो गया। और दूसरी लाइट जो निकलेगी वो यहां से निकलेगी ऐसे, यहां टकराएगी इस जगह पे। ये बन गया हमारे पास में कितना, I2। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस कैपिटल डी वो मैंने कह दिया 90 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट और इमेज जो है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में हुआ 90 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालनी, फोकल लेंथ निकालनी है आपको इस लेंस की। तो ऑप्टिकल बेंच का एक छोटा सा फॉर्मूला मैं उसी को यूज कर रहा हूं। यानी अगर दो अलग अलग पोजीशन पे मुझे दो अलग अलग इमेज लेनी है तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, F इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू डी। F इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर की मैं बात करता हूं तो डी क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का 90 का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस डी क्या है, दोनों पोजीशन के बीच का डिस्टेंस लेंस की 20 का स्क्वायर बन गया। ये बनेगा हमारे पास 4 इंटू डी। डी आपके पास में है 90। अब सॉल्व करना है, मैथमेटिक्स लगेगी। 8100 माइनस 400 होल डिवाइडेड बाय 360। अब इसको माइनस कर दो, 7700 360 कैंसिल आउट कर दो इसमें। आप इसको 2 से काट लीजिए, ये बन गया 18, ये बन जाएगा 4, सॉरी ये आएगा हमारे पास में 3, और ये बन गया आपके पास में 8, और ये बन गया 5। अब डायरेक्ट काटो इसमें, 18 दूनी 36, 2 आ गया आपके पास में, पीछे बचा 2, 25, 1 हो गया हमारे पास में, 7 बच गया। तो लगभग 4 से जाएगा इसके अंदर में। तो आप कहोगे जिस कॉन्वेक्स लेंस की हम बात कर रहे हैं उसकी फोकल लेंथ हमारे पास में 21.4 सेंटीमीटर। देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हमारे पास में ऑप्टिकल बेंच का एक्सपेरिमेंट है, ऑप्टिकल बेंच एक्सपेरिमेंट। इस ऑप्टिकल बेंच के एक्सपेरिमेंट से डेरिवेशन से ये फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया और वहां से इसको पुट करके इसकी वैल्यू निकाली।
चलिए दोस्तों, ये थे आज का लेक्चर वीडियो जिसमें आप लोगों को 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हमने सॉल्व करवाए। इसी श्रृंखला को आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। और हां दोस्तों, अगर आपने हमारा फिजिक्स गुरु डॉक्टर आरसी सर का मोबाइल ऐप अब डाउनलोड नहीं किया है तो इसे आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। और हां दोस्तों, ये आज के इस लेक्चर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसे आप ज्वाइन कीजिए ताकि जितने भी अपडेट्स हैं वो आप लोगों को इसके माध्यम से मिलेंगे। चलिए दोस्तों, इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक धन्यवाद।